आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोरोना वैक्सीन अभियान के लिए उत्तर प्रदेश में भी तमाम तैयारियां अब पूरी कर ली गई हैं। वैक्सीनेशन अभियान के पहले दिन 31,700 स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रदेश में कुल 1500 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें से 317 सेंटर्स पर पहले दिन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वह वर्चुअल माध्यम से वाराणसी के महिला अस्पताल और एमएलबी मेडिकल कॉलेज झांसी में वैक्सीन लगवा चुके लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। हम आपको लखनऊ, चित्रकूट, झांसी, कानपुर, गोंडा और बहराइच की 6 तस्वीरें दिखा रही हैं, जहां वैक्सीनेशन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। तो लाभार्थियों से पीएम नरेंद्र मोदी आज बात करेंगे। लगभग 10:30 बजे के आसपास ये जो एक महाअभियान है टीकाकरण का, उसकी शुरुआत होगी। तमाम जगहों पर कई राज्यों में वैक्सीन पहुंच गई है और उसी को लेकर उसके सुरक्षा के इंतजाम बखूबी किए गए हैं। हालांकि ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ, चित्रकूट, झांसी, कानपुर, गोंडा, बहराइच, जहां पर तमाम पुख्ता इंतजाम फिलहाल कर लिए गए हैं। बाराबंकी में स्वास्थ्य महकमा कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। कोरोना वैक्सीनेशन के पहले दिन 400 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाई जाएगी। इसके लिए 4 केंद्र बनाए गए हैं। यहां पर 24 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इन सभी कर्मियों को टीकाकरण किए जाने का जो प्रशिक्षण है वो दिया जा चुका है। साथ ही हिदायत दी गई है कि टीकाकरण के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए पूरी सावधानी बरती जाए। इसके साथ ही लाभार्थी का पूरा विवरण तत्काल पोर्टल पर भी अपलोड किया जाए। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच में शुक्रवार को एक बार फिर से बातचीत का दौर चला। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के बाद सरकार किसान के बीच हुई ये पहली बैठक थी, लेकिन इस बार भी कुछ अलग नहीं दिखा। किसान संगठनों की ओर से अब भी कृषि कानून वापस लेने की मांग की जा रही है, जबकि सरकार संशोधनों का हवाला दे रही है। सरकार और किसान संगठनों के बीच अब अगली बैठक 19 जनवरी को होगी। तो सरकार और किसानों के बीच नवे दौर की चर्चा जो है वो खत्म हो चुकी है। चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। हमने उनको ये भी कहा है कि वो चाहें तो अपने बीच में एक अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक प्रकार से कानून पर बात कर सकते हैं। सरकार से उनकी अपेक्षा क्या है, कानून में किसानों के प्रतिकूल क्या आता है, इस पर डिस्कस करके वो कुछ मसौदा बना के अगर सरकार को दें तो सरकार उस पर खुले मन से विचार करने को तैयार। और वही कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन तेज है। फतेहपुर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान ने बताया कि 23 जनवरी को पूरे देश में किसान गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे। वही लखनऊ में भी उनकी अगुवाई में पूर्वांचल और बुंदेलखंड इलाके में तमाम किसान राज्यपाल भवन का घेराव करेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शन में लाखों की तादाद में जो भी तमाम किसान हैं वो शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि किसान बिल के विरोध में देश के कई राज्यों में सरकारों ने अपना दूसरा बिल, किसान बिल पेश किया है, जिस पर राज्यपाल साइन नहीं कर रहे हैं, जिसके विरोध में पूरा देश में किसान गवर्नर हाउस का घेराव करते हुए सरकार के ऊपर दबाव बनाएगा। बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल का सहारनपुर दौरा। बीजेपी कार्यालय में सुनील बंसल का जोरदार स्वागत किया गया।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों का उन्होंने मंथन किया है। पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर दिया जीत का मंत्र। तो सहारनपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी संगठन महामंत्री सुनील बंसल का दौरा था, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी कार्यालय में उन्होंने बैठक ली है और मंथन किया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तमाम तैयारियों का पर चर्चा और विचार विमर्श किया गया। राजस्थान के राज्यपाल और पूर्व सांसद कलराज मिश्र ने देवरिया और कुशीनगर की कुल 32 परियोजनाओं का लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में सांसद और विधायक के अलावा परियोजना से जुड़े अधिकारी ने शिरकत की। सभी परियोजनाएं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा बनाया गया है, जिसमें नाली, खडंजा, सोलर लाइट और सड़क सम्मिलित है। 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनी 21 परियोजनाओं को सौगात मिली, तो वही कुशीनगर जनपद वासियों को 90 लाख रुपए की 11 परियोजनाओं की सौगात मिली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज आगरा पहुंची। सबसे पहले सुबह 11 बजे उनका काफिला आगरा इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचा, जहां उन्होंने एक निजी मार्बल कंपनी में जाकर वृक्षारोपण किया। साथ ही वहां चल रहे मार्बल कारीगरी को बारीकी से जाना। इस दौरान उन्होंने हैंडीक्राफ्ट्स की जमकर तारीफ भी की। इसके बाद उनका काफिला आगरा सर्किट हाउस पहुंचा, जहां उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों संग बैठक की और अंत्योदय भारत के तहत लाभार्थियों के समूह को चेक वितरित किए। इस दौरान कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स को सम्मान पत्र भी दिया गया। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि अभियान दिया जा रहा है। मंदिर निर्माण के लिए सीएम योगी ने दिए 2 लाख का चंदा। 27 फरवरी तक चलेगा चंदा जुटाने का कार्यक्रम। देश भर में चलाया जा रहा है चंदा अभियान। यह अहम जानकारी और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण को लेकर 2 लाख का चंदा दिया है और ऐसे में पूरे देश भर में चंदा इकट्ठा करने को लेकर अभियान चल रहा है। मंदिर निर्माण के लिए सीएम योगी ने 2 लाख का चंदा दिया है। आपको जानकारी दें कि राम मंदिर का निर्माण को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो पूर्ण हो चुकी हैं और इसी को लेकर चंदा इकट्ठा करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है और इसीलिए पूरे देश भर में अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच में सीएम योगी ने चंदा दिया है 2 लाख रुपए का मंदिर निर्माण के लिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए बलरामपुर में राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान की शुरुआत की गई। इस संबंध में रमना पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान की रूपरेखा के बारे में लोगों को अवगत भी कराया गया और प्रत्येक परिवार तक पहुंचकर भव्य मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पित करने का आग्रह भी किया गया। इस अभियान के तहत आज 1 लाख से अधिक धनराशि देने वालों ने मंदिर निर्माण के लिए धनराशि समर्पित की है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निधि संग्रह अभियान की शुरुआत आज से हो गई है। चंदौली के दीनदयाल नगर में राम मंदिर निर्माण के लिए संपूर्ण भारत में निधि संग्रह अभियान चलाया जाएगा। अभियान की शुरुआत कैलाशपुरी के विनयनगर के घर से किया गया। निधि संग्रह अभियान की शुरुआत करने वाले संघ के जिला संचालक का कहना है कि चंदौली जिले में 5 करोड़ का लक्ष्य रखा है। इससे भी ज्यादा का प्रयास करेंगे। यह पैसा पूरी अयोध्या के विकास में लगेगा। और वही 3 दिन पहले बुलंदशहर में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह रैली निकाले जाने के दौरान 2 नाबालिग युवकों ने विशेष समुदाय को लेकर गालियां दी, जिसके बाद इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन की ओर से युवकों के खिलाफ कार्रवाई की गई और आरोपी युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। वह इस मामले में
पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का राज है और योगी की सरकार में किसी को अधिकार नहीं कि कोई भी किसी समुदाय या जाति के लिए गाली गलौज करे। यहां सब लोगों को समान रूप से रहने का अधिकार है और जो भी कानून के प्रतिकूल काम करेगा उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। और अगली खबर गोरखपुर से, जहां पर 26 जनवरी को किलिमंजारो पर फहराएंगे तिरंगा। शहीद केडी सिंह के बेटे नीतीश फहराएंगे तिरंगा। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर फहराएंगे तिरंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नीतीश को सौंपा है तिरंगा। ये अहम जानकारी और ये तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर फहराएंगे तिरंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नीतीश को सौंपा है तिरंगा। किलिमंजारो पर फहराएंगे तिरंगा, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। वहां पर नीतीश पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचने के बाद तिरंगा फहराएंगे। तो गोरखपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। शहीद केडी सिंह के बेटे नीतीश फहराएंगे तिरंगा। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर फहराएंगे तिरंगा, जिसका नाम किलिमंजारो है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नीतीश को यह तिरंगा खुद अपने हाथों से सौंपा है। 26 जनवरी को किलिमंजारो पर तिरंगा नीतीश फहराएंगे। सुल्तानपुर में जहां आम आदमी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष नीलम यादव ने सूबे की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम योगी को भले ही राम राज लग रहा होगा, लेकिन यह रावण राज है। राम राज में हर वर्ग समान था, लेकिन इस राज में महिलाएं और बच्चियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो वही शक्ति योजना के बारे में नीलम यादव ने कहा है कि यह योजना केवल छलावा और ढोंग था। केवल बैनर पोस्टर में अपना चेहरा चमकाकर करोड़ों रुपए कमाने का काम किया गया है। नीलम ने कहा, देश की सरकार एक विफल सरकार है। और इस बीच में एक बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करा दे, जहां पर पूरे प्रदेश में ठंड का कहर एक बार फिर से बढ़ा है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड से हाल बेहाल है लोगों का। ये बड़ी खबर, अगले 2 दिनों में उत्तर भारत में बढ़ेगी ठंड। आम जनता की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी एपीटीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। घने कोहरे की चादर में शहर लिपटा हुआ है। यह अहम जानकारी, कोहरे के चलते वाहनों के रफ्तार में अब ब्रेक लग चुका है। जी हां, जो गाड़ियां एक वक्त में तेज रफ्तार में दौड़ा करती थी, आज वो गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रदेश में कड़ाके की ठंड से आम जनता का हाल बेहाल हो चुका है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो अब इस ठंड से ठिठुर रही हैं। आम जनता की मुश्किलें अब यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लोग गर्म कपड़ों का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर रही है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उन्नाव से गौरव और जौनपुर से राजन जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे उन्नाव, जहां पर हमारे सहयोगी गौरव बने हुए हैं। गौरव, फिलहाल ठंड को लेकर क्या अपडेट सामने आ रहा है? जी गौरव। तुम्हारा संपर्क जो है वो टूट चुका है, लेकिन सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी राजन के पास। राजन, फिलहाल जौनपुर में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है ठंड को लेकर? तुम्हारा संपर्क जो है वो टूट चुका, लेकिन ऐसे में तमाम जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से प्रदेश में
ठंड का जो कहर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी बीच हाथरस से हमारे सहयोगी पीएन शर्मा जुड़े हुए। पीएन शर्मा, हाथरस में फिलहाल क्या कुछ अपडेटेड ठंड को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बताना सचिन जी, जो इस समय आप स्थिति देख सकते हैं कि विजुअलिटी जो वो 10 फुट या 15 फुट मान सकते हैं। गाड़ियों की स्थिति खराब है। हम NH 93 पे खड़े हुए हैं और ये कह सकते हैं कि कोई आलू का क्षेत्र है ये, तो आलू के क्षेत्र को ये कह सकते हैं आलू के लिए बहुत नुकसान है। किसानों की कहीं ना कहीं हृदय गति में दबाव आया हुआ है कि आखिर कहीं और ज्यादा पड़ा तो ये पाला पड़ेगा और आलू बेकार हो जाएगा। ये कह सकते हैं सारी फसलों के लिए नुकसान है। एक केवल गेहूं की फसल है उसके लिए थोड़ा फायदा, और बाकी जो लोग हैं बड़े बूढ़े कह सकते हैं उनके लिए बड़ी असमंजस स्थिति बनी हुई है कि निकलना सुबह और शाम पूरे दिन के हालात यही बने हुए हैं और नगर पालिका या कैसे प्रशासन की तरह से अलावा की कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है। जी बिल्कुल। और ऐसे में अगर हम बात करें तो आम जनता की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपके पीछे देख पा रहा हूं कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम है। मैं चाहूंगा एक बार सिलसिलेवार तरीके से तमाम तस्वीरें जो है वो एक बार दिखा दें। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखा दूं जो NH 93 पे हम खड़े हुए हैं और ये देख सकते हैं आप कि इस समय यदि कोई गाड़ी अभी आ रही है तो ये जो हमारे मेरे पीछे वो एक रोड को क्रॉस करती हुई पेट्रोल टंकी है जो साफ दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ये कह सकते हैं स्थिति बहुत ज्यादा भयावह है। जो रोड है वो हादसों का एक शिकार बन सकते हैं कि जो लोग आ रहे हैं। बस ये समझिए, ये देखिए गाड़ी एक आ रही है लेकिन उसकी लाइट ये देखिए विजुअलिटी ना के बराबर है। कह सकते हैं रोड एक खतरनाक है। डेंजर जोन में इस समय चल रहे हैं लोग जो रोड पे सफर कर रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे में अगर बात की जाए स्थानीय प्रशासन की तो उनकी तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि देखिए सैलानी भी वहां पर पहुंच रहे होंगे, आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही होंगी, बुजुर्ग और जो खासतौर पर छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी ये जो मुश्किलों का सामना वो करना पड़ता होगा, तो उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं यही आपको बता रहा हूँ। जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था है वो अलाव की व्यवस्था कहीं नहीं की गई है और जो कुछ कह सकते हैं एक आध जगह पे जो समाज सेवी संस्था है उनके द्वारा अलाव जलाए गए हैं, तो उनके लिए ये बहुत खतरनाक है। रोड पे चलना भी खतरनाक है और इस समय जो खासकर बीमार लोग हैं उनकी भी स्थिति ज्यादा भयावह है और रोड पे चलना मुनासिब नहीं है। किसानों की भी कहीं ना कहीं दिल की धड़कनें रुकी हुई है क्योंकि आलू क्षेत्र है ये, आलू यहाँ बड़ी मात्रा में किया जाता है, तो आलू जो किसान है वो कहीं ना कहीं डर के साए में जी रहा है। ठीक है, बिल्कुल लगातार बने रहिए हमारे साथ। सीधे रुक करते हैं राजन के पास। राजन, फिलहाल जौनपुर में क्या कुछ अपडेट है ठंड को लेकर? आम जनता की मुश्किलें बढ़ती हुई यहां पर भी दिखाई दे रही होंगी। बिल्कुल सचिन, अगर ठंड की हम बात करें तो पिछले 2 दिनों से अगर हम भगवान भास्कर की बात करें, सूर्य देवता की बात करें, तो उनकी किरणें जो है वो जमीन तक नहीं पहुंच पाई। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि इसका अंदाजा इसे लगाया जा सकता है कि कितना घना कोहरा रह रहा है। रात से जो है कोहरा वो 12 बजे के बाद से बढ़ने लग रहा है और लगातार करीब दोपहर 11 बजे तक जो है कोहरे की चादर से जो है पूरा जौनपुर जो है वो घिरा रह रहा है। इसके चलते जो विजिबिलिटी कम हो रही है, सड़कों पे कम लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मोटरसाइकिल से चलने वाले थे उनकी दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। हालांकि कार वाले तो कार में बैठ के अपने कार के लिए दिनचर्या की भांति निकल जा रहे हैं, लेकिन जो बाइक से चलने वाले हैं और जो वही गरीब तबके के जो मजदूर है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले जो लोग हैं, जो साइकिलों से शहर में काम के लिए जाते थे, वो नहीं जा पा रहे हैं। तो आम जनमानस की जो मुश्किलें हैं वो काफी बढ़ी हुई है इस ठंड के चलते। हालांकि प्रशासन ने शहर में जगह जगह पे अलाव के इंतजाम करवा के रखे हैं, रैन बसेरों का इंतजाम करवाया है, लेकिन जो सुबह जो लोग सोचते थे कि धूप निकल जाएगी और लोग अपने कार्य करने के लिए दिनचर्या की भांति रोज निकल जाएंगे, लेकिन जिस तरह से कोहरा पड़ रहा है, ठंड बढ़ी हुई है, उससे लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। और आज की भी अगर हम बात करें, आज शनिवार का दिन है, आज भी जो है सुबह से अभी तक जो है ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आज भी धूप नहीं निकलेगी और लोगों को आज भी उसी तरह से ठंड में जो है गलन का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल राजन लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी उन्नाव से बने हुए गौरव, फिलहाल उन्नाव में ठंड को लेकर क्या अपडेट सामने आ रहा है? क्योंकि वहां पर अगर बात की जाए तो किसानों की भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही होंगी। मैं अभी भी
को आप देख सकते हैं किस तरीके से पीछे जो धुंध है कोयले की वो अभी तक छाई हुई है और यहाँ पर जो ठंड की जो मुश्किलें हैं वो लगातार लोगों के सामने देखने के लिए मिल रही, क्योंकि अलाव की स्थिति अभी कहीं अलाव नहीं दिख रहे हैं, न ही जिला प्रशासन की तरफ से इस तरीके की कोई व्यवस्था अभी तक दिखाई पड़ी है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में जो बजट गड़बड़ाया है उसके चक्कर में अभी तक यहाँ पर अलाव जो है वो अभी नहीं जल पाए। जी ठीक है, बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।